For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना जो है वो शुरू किया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में हमने बात की थी कि जब भी हम कोई भी डील करते हैं, जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जब भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तो उस डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर वैल्यू के स्टाम्प लगाए जाते हैं और जो कंसर्निंग अथॉरिटी होता है उस कंसर्निंग अथॉरिटी के पास हम उसे रजिस्टर्ड करते हैं। अगर कोई चीज रजिस्ट्रेबल है और उसे हमने रजिस्टर नहीं किया है तो उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, देखेंगे हम लोग। लेकिन एक कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल क्लियर है कि उसको लॉ के अकॉर्डिंग कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में दो एस्पेक्ट को डिस्कस किया था। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसे आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। दूसरा वो डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो उसे रजिस्टर कराएं, चाहे तो उसे रजिस्ट्रेशन ना कराएं। जो लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं है उसको भी अगर आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो अथॉरिटी उसे भी रजिस्टर करेगी। लेकिन जो रजिस्टर कराना कंपलसरी है उसे आप नहीं कराते हैं तो लॉ के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो आपके कंपलसरी नहीं है उसको अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो बेनिफिट उतना ही रहेगा जितना आपको मिलता है। बस अंतर ये होता है कि उसके जो है वो कहिए प्रूफ और पक्के हो जाते हैं। अगर वो चीज आपसे मिस भी हो गया तो कम से कम अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट आप दोबारा ले सकते हैं। जैसे अगर मार्कशीट है या कोई भी आपका जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड है, अगर आपके पास से खो जाए तो चूंकि उसका डेटाबेस आपके जो है वो कहिए यूनिवर्सिटी के पास है तो आप वहां से दूसरा क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट जो है वो इशू करा सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, कंपलसरी है। जिसमें हमने देखा था कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा आप गिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन इस गिफ्ट में आप दे क्या रहे, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपका क्या है, कंपलसरी है। फिर हमने यहां पे देखा था कि अगर कोई नॉन टेस्टामेंट्री जो है वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब ये विरासत में नहीं मिला है, ये हमारे दादा परदादाओं से चलता हुआ नहीं आ रहा है, बल्कि ये आपने जो है वो किया है, ये वसीयत में आपको मिला हुआ नहीं है। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कि ये नहीं है कि पापा जो है वो बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं या दादा अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वो प्रॉपर्टी है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है और इसकी कीमत जो है वो 100 रुपए या उससे क्या है, ज्यादा है, तो और ये इमूवेबल है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। अगर इसकी कीमत 100 से कम होता और ये इमूवेबल भी होता और नॉन टेस्टामेंट्री भी होता तो आपकी मर्जी, चाहे तो रजिस्टर करे चाहे तो रजिस्टर ना करे। इसके बाद हमने जो है वो देखा था कि अगर कोई जो है वो लीज पे या रेंट पे आप मकान ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं या एक बार में 1 साल का किराया दे रहे हैं या हर साल जो है वो रिन्यू हो रहा है, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, कंपलसरी। कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, कोर्ट के उस ऑर्डर में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर आया कि ये प्रॉपर्टी, ये मकान इनका नहीं इनका है और उस मकान की कीमत 100 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो कोर्ट के उस ऑर्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। लेकिन अगर कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें 100 रुपए से कम वैल्यू का चीज है तो वो आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे तो उसे रजिस्टर करें या चाहे तो उसे रजिस्टर ना करे। इसके बाद हमने देखा था कोई भी ऐसा चीज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो है वो किस में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। वहां पे हमने देखा था कि जो जो चीजों को हमने कहा कंपलसरी है उसी में जो उसके क्या लगा दिए हमने, उसके जो है वो कुछ, जैसे हमने डिवेंचर कहा, शेयर्स कहा, जिसके लिए ऑलरेडी हमने दूसरा मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हमारा क्या है, ऑप्शनल है। तो पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने कंपलसरी कहा उसी का जो है वो नेगेटिव पार्ट, जैसे हमने कहा कि 100 रुपीज या उससे ज्यादा वैल्यू का अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और नॉन टेस्टामेंट्री है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इसी में हम कह सकते हैं कि अगर उसका वैल्यू कितना है, 100 रुपीज से कम है, तो कह रहे हैं कि उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। फिर उसी तरह से कोई भी आप लीज पे या रेंट पे मकान ले रहे हैं जिसमें जो है वो पीरियड 1 साल से क्या है, कम है, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। कोई भी आपका विल है या कोई जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई राइट क्रिएट हो रहा है, टाइटल या इंटरेस्ट का है, उसका जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी
नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो उस केस में तो कोई टाइम लिमिट की जरूरत नहीं है कि कितने टाइम के भीतर रजिस्टर करें। टाइम की जरूरत हमें उस केस में होगी जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। तो कहा कि 4 महीने के भीतर, जिस दिन एग्जीक्यूट किया उसके कितने महीने के भीतर। अगर मान लीजिए कि किसी अर्जेंट नेसेसिटी के कारण, किसी मजबूरी के कारण कोई ऐसा चीज था जो आपके कंट्रोल से बाहर था और आप 4 महीने में नहीं आ पाए, तो उस केस में हम आपको कितना तक समय दे सकते हैं, 8 महीने तक। लेकिन उस केस में आपको फी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट किया, पॉसिबल है 2 लोग इंडिया से बाहर थे, उसी समय एग्जीक्यूट किया, कोई बात नहीं। जब आप इंडिया आ जाते हैं तो इंडिया आने के कितने दिनों के भीतर, 4 महीने के भीतर उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट किया है, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कोई भी विल है जिसको आपने क्या किया, प्रेजेंट एट द टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज व्हाट, ऑप्शनल, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, लेकिन विल को लोग जरूर जो है रजिस्टर करवा लेते हैं। रीजन ये है कि एक तो किसी का विल, दूसरा पता चला कि वो कागज आपके पास से खो गया, तो उस केस में आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और होगा ये कि लीगल हायर के बीच में क्या हो जाएगा, वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। अदरवाइज हो सकता है कि उस विल में उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रॉपर्टी का इतना % जो है वो इनको मिले और सिर्फ इतना % इनको मिले। अगर वो लिख के गए हैं तो किसके अकॉर्डिंग होगा, विल के अकॉर्डिंग। विल है ही नहीं अवेलेबल, तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। टाइम लिमिट को लेकर के इन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज पे जो है वो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो प्रॉपरली नहीं लगा हुआ है तो कहा कोई बात नहीं है, आप उस पे जो है वो स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर करके जो है क्या कीजिए, उसको रजिस्टर कर सकते। जो भी पेनल्टी बनता है वो पेनल्टी किस पे इंपोज कीजिए। अगर कम स्टाम्प, अगर 200 रुपए का स्टाम्प लगना था, 100 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड नहीं करेंगे, बल्कि उनको आप क्या बोलेंगे कि इस पे 100 रुपीज का क्या करें, स्टाम्प लगाएं और साथ ही साथ पेनल्टी पे करें। आपने जितने कम वैल्यू का क्या किया हुआ है, स्टाम्प लगाया हुआ है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा गया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होगा जहां पे आपका चीज क्या है, सिचुएटेड है, वो जिस सब रजिस्ट्रार के डोमेन में आता है वहां पे आप इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। डिक्री के केस में भी सेम कहा गया कि अगर ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस सब रजिस्ट्रार के दायरे में आता है वहां पे करेंगे। लेकिन अगर ये जो है वो इमूवेबल नहीं है बल्कि जो है वो कोई और प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में जो पार्टी है उनका जहां पे भी जिस भी रजिस्ट्रार के पास वो चाहे सब रजिस्ट्रार के पास वो क्या कर सकते हैं, इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम जो है वो पहुंच रहे हैं डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। यहां तक में बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे। अब हमें अपने उन चीजों को रजिस्टर करना है जो चीज या तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के तहत आता है या ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो यहां पे सेम पर्सन होगा, सम नहीं। सेम पर्सन एग्जीक्यूटिंग, वो पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, या तो वो या क्लेमिंग अंडर द सेम, और इन केस ऑफ कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर क्लेमिंग अंडर द डिक्री ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब है कि या तो वो पर्सन या कोई दूसरा पार्टी, ये एक आदमी हुआ। रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ सच पर्सन, मैं खुद नहीं जा सकता रजिस्टर करने तो सेम पर्सन मैं हो गया। अगर मैं नहीं जा सकता और इनके बीच में हुआ है तो या तो ये या मैं, और अगर हम दोनों में से नहीं जा सकते तो ऐसे केस में रिप्रेजेंटेटिव या जिस पर्सन को हमने क्या किया है, असाइन किया है, ए एजेंट ऑफ सच पर्सन, एजेंट के रूप में आप किसी एडवोकेट को या कोई भी जो है उस पर्सन को ले सकते हैं जिनके प्रोफेशन ने उनको ऐसा करने का क्या दिया हुआ है, परमिशन दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ड्यूली ऑथराइज बाय किस चीज से, पावर ऑफ अटॉर्नी से। यहां पे 2 तरह के जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल हो सकता है, एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। मुझे इस मकान का रजिस्ट्री कराना है, इसके लिए सिर्फ मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया तो वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ। मैंने आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो ये मकान प्लस इस बीच में जितने भी मैं काम करता हूं, जहां जहां मेरा बैंक अकाउंट है, जिनको जिनको मुझे पैसे देने और जिनसे भी पैसे लेने हैं, उन सारे जगह पे आपके साइन इक्वली वैलिड माने जाएंगे। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल नहीं करता जब तक उसको किसी ने काट खाया ना हो, एक साथ 3-4। अदरवाइज लोग कौन सा पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक, कि इस काम को कर दीजिए, टाटा गुड बाय, सेवा समाप्त। यहां पे जो है देखिए 2 केसेस है, एक किशोर
चंद्रा का केस और आगे देखेंगे जो एक और केस आएगा उसमें भी इस तरह का जिक्र है। कह रहे हैं कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इट इज इमटेरियल वेदर द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी और ऑप्शनल, बट इफ इट इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द पर्सन अदर देन ए पार्टी नॉट मेंशन इन सेक्शन 32, यानी कि वो पर्सन जिनका जिक्र किया इन्हीं में से कोई पर्सन आ रही है, यही है सेक्शन 32, या तो वो खुद आ रहे हैं, लीगल हायर को भेज रहे हैं, एसाइनी को भेज रहे हैं, या कोई पर्सन जो है वो अपॉइंट किया गया जो प्रोफेशनल पर्सन है। अगर ये लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल था या क्या था, ऑप्शनल था। कहा गया कि सच प्रेजेंटेशन इज ओनली इनऑपरेटिव एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज क्या माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा। किनके द्वारा अगर हो रहा है, अगर इनमें से जो लोग हैं इनके अलावा कोई अगर आ रहा है तो वो आपका जो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये लोग आ सकते हैं, कंपलसरी है तो भी यही लोग आएंगे, और अगर ऑप्शनल है तो भी यही लोग आएंगे। यहां पे हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रिक्वायरमेंट। कह रहे इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, अगर कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा तो रजिस्टरिंग ऑफिसर पहले इंक्वायरी करेंगे कि क्या सही में ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपर है, कहीं फेक तो नहीं है। जो भी रीजनेबल केयर हो सकता है वो रीजनेबल केयर लेंगे। जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ उस पर्सन के ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे कि ये जो आईडी लगाया गया, ये जो आधार लगाया गया, ये इसी पर्सन का है, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है कि प्रॉपर्टी किसी और की है और कोई और पर्सन उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम से क्या कर दे रहा है, सेल कर दे रहा है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों केसेस आए हुए जिसमें प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है और उस प्रॉपर्टी को किसी और को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। या आगे देखिएगा बात करेंगे, मल्टीपल टाइम्स एक ही ओनर जो रियल ओनर है वो एक ही प्रॉपर्टी दो दो लोगों को बेच दे रहा है। यानी कि यहां देखेंगे तो किसको बेसिकली वो प्रॉपर्टी मिलेगा। तो कहा कि वो अपने तरफ से ये क्या करेंगे, रजिस्टर करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, जो टाइम दिया है उस टाइम के भीतर प्रॉपर्ली इंक्वायर करेंगे, उसके बाद ही जो है वो रजिस्टर करेंगे। हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल एंड ऑथोरिटीज टू अडॉप्ट, ये किस केस में हम कह रहे हैं, किसके केस में, विल के केस में। विल का जो है वो क्या रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, हाँ या ना, नो। मैंने पहले ही बोला चाहे कंपलसरी हो या ना हो, लॉ फॉलो हर जगह होंगे। अगर कोई विल को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है तो विल में कौन कौन से आदमी होते ये जरा देखिए। यहां पे कह रहे हैं टेस्टेटर। टेस्टेटर जो वो पर्सन हुए जिन्होंने अपनी वसीयत लिखी है, जिन्होंने विल क्या किया है, लिखा है। जैसे मान लीजिए कि दादाजी के नाम से सारा प्रॉपर्टी है और उन्होंने विल लिखा है तो वो क्या हो गए, टेस्टेटर। और आफ्टर हिज डेथ अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एनी पर्सन क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर और अदरवाइज। यहां पे कह रहे हैं एग्जीक्यूटर का मतलब है कि उन्होंने जो है वो किसके पास ये रख दिया था। पॉसिबल है कि उन्होंने ये किसी और से बनवाया था और बोला था कि भाई मैं ना रहूं तो इसे पढ़ दिया जाए, जिनके पास रख दिया था वो पर्सन क्या कहलाए, एग्जीक्यूटर। अदरवाइज अंडर अ विल मे प्रेजेंट इट टू रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो एक तो वो जिन्होंने खुद विल लिखा, एक वो जिनके पास उन्होंने विल को रखा था। अगला पार्टी इसमें कौन होगा, जिसके नाम से क्या है, विल है, या जिसका उस विल के कारण इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इन केस ऑफ ऑथोरिटी फॉर अडॉप्टेशन द डोनर और आफ्टर हिज डेथ कौन, द डोनी और एनी ऑथोरिटी टू अडॉप्ट और एनी अडॉप्टिव सन मे प्रेजेंट इट टू रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई नहीं तो उस केस में जिनके नाम से उन्होंने विल क्या किया है, बनाया है, अगर उसके भी हाथ में आया है, उन्होंने लिखा था या कुछ लिखा था कि फलाने जगह से मेरा विल निकाल लिया जाए, ऐसे केस में वो पर्सन लेकर के जाएंगे और उसको क्या करेंगे, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास क्या करेंगे, रजिस्टर। याद रखिए कभी भी रजिस्ट्रार के पास नहीं होता, हमेशा रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है, सब रजिस्ट्रार के पास होता है। और सब रजिस्ट्रार जब रिफ्यूज करेंगे आगे बात, तो हम किसके पास जाते हैं, रजिस्ट्रार। लेकिन रजिस्ट्रार कभी भी रजिस्टर नहीं करता, वो फिर सब रजिस्ट्रार को वापस भेजता है और उसको बोलता है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। करेंगे आगे बात। इवन लीगैटी कैन प्रेजेंट अ विल। लीगैटी का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने जो है उस वसीयत को बनाया था। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी के दादाजी हैं, उनके पास कोई आता जाता है, उन्होंने उनको बोला था कि मैं बनाने वाला हूं लेकिन आप जो मेरे लिए विल लिखो। अगर उन्होंने विल को लिखा था
और उनके जानकारी में था कि विल कहां, उनको एग्जीक्यूटर नहीं बनाया था, उनके पास नहीं रखा था, उनको बस क्या बोला था कि आप इस विल को मेरे लिए लिखो। कहा गया कि वो भी जो है वो एलिजिबल है कि इस विल को क्या करने के लिए, रजिस्टर। उसको रजिस्टर करने से कुछ मिलना नहीं है, मिलेगा किसको, जिसके नाम से विल है सिर्फ उसी को मिलेगा। अंतर बस इतना ही आता है कि इन चीजों को जब रजिस्टर कर देंगे तो वैसे केस में जो है वो कल के डेट में अगर कोई भी मिस हैपनिंग होता है तो आपके राइट क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। नहीं तो मैंने आपको साफ बोला विल नहीं है तो इसका मतलब है जो हमारे यहां कॉमन लॉ चलता है उस कॉमन लॉ के तहत आपके जमीन का क्या होना है, दादाजी की प्रॉपर्टी है, अगर उनके 4 भाई है तो चारों भाइयों में बटेंगे। उन्होंने अपने विल में लिख दिया है कि मेरा ये चीज जो है वो फलाने को दे दिया जाए, या मेरे सारे चीज चैरिटी को जो है वो दान में दे दिया जाए। ये तभी होगा जब उनका विल क्या होता है, अवेलेबल होता है और वो मिलता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड ऑथोरिटी, इसी को कंटिन्यू करें। ए विल और एन ऑथोरिटी टू अडॉप्ट इफ प्रेजेंटेड बाय होम, टेस्टेटर और डोनर may be registered in the same manner as any other document। क्योंकि हमने कहा कि विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कहा कोई बात नहीं है, नहीं है आपको नहीं कराना है मत कीजिए, लेकिन जब आप इसको कराने के लिए आएंगे तो इस पे वही सारे रूल लगेंगे जो किस पे लगते हैं, एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगता है। यहां भी वो चीजों को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। इफ प्रेजेंटेड बाय एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट इट, इट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड अबाउट द पर्टिकुलर मेंशन। ना वो पर्सन है, ना डोनर है, ना क्या है जिसने बनाया वो है, इसके अलावा उनका कोई एडॉप्टिव सन है या लीगैटी है या कोई और है, तो उस केस में कहा कि पहले आप उसके ऑथेंटिसिटी को क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या वो पर्सन इस विल को रजिस्टर्ड करने के लिए जो है वो अलाउड है। अगर है तो फिर इसको आप क्या करें, रजिस्टर्ड करें। अगर आपने कोई भी विल को जमा किया है और वो रजिस्टर्ड हो गया तो ऐसे केस में जो है वो इसको रजिस्टर कर देते हैं किस बुक में, 5। अगर क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव रहा, नहीं लिखा बुक नंबर 5 तो दिक्कत नहीं, बस आप इसको ये लिखेंगे कि द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर इट इन द प्रॉपर बुक। लेकिन अगर एमसीक्यू रहा तो वहां पे वो बुक नंबर दे सकते हैं आपसे, क्योंकि यहां पे मैं आपको बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 5 कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें चीजों को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। और इन बुक में रजिस्टर करने का मतलब कौन इस बुक में लिखेंगे, सब रजिस्ट्रार जो है वो इस चीज को लिखेंगे। एंड रिटेन द सील्ड कवर किस बॉक्स में, विल है, उसी विल के बेसिस पे लोगों को मिलना है तो उसको किस बॉक्स में रखते हैं, फायर प्रूफ बॉक्स में, ताकि आग वगैरह भी लगे तो दिक्कत ना हो। अब ये मत कहिएगा पानी प्रूफ, जो बॉक्स फायर प्रूफ होता है वो वाटर प्रूफ होता ही है, यानी उसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा और आग वगैरह लगने पे भी वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हाउएवर द टेस्टेटर में विड्रॉ इट, टेस्टेटर कौन, दादाजी, जिसने वसीयत लिखा है वो क्या होगा, टेस्टेटर। कह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ इट, और विड्रॉ करने के लिए जब वो जाएंगे तो रजिस्ट्रार को फिर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और ठीक उसी तरह से अपना जो है वो वापस लेंगे और नया रजिस्टर कर सकते हैं। अपने जीते जी n नंबर ऑफ टाइम्स वो अपने विल को जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जब लोगों को पता चल जाता है कि दादाजी ने ये विल मेरे फेवर में बनाया है तो दादाजी को जल्दी टपका देते हैं कि इससे पहले कि दादाजी का इरादा क्या ना हो जाए, बदल ना जाए, या पता चला कि कोई और पर्सन है वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर के जो है आपके ना, इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीते जी कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह जो है किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। खुद अगर आपके लीगल हायर है तो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। हाँ, नॉमिनी जरूर बना देना चाहिए, और नॉमिनी के केस में ये वर्ड ही रहता है कि नॉमिनी तभी एप्लीकेबल है जब सामने वाले की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और विल का डर हमेशा बना के रखना चाहिए कि कभी भी हम अपना वसीयत क्या कर सकते हैं, मूवी वगैरह में दिखलाते भी रहते हैं कि कुछ खरदूस दादाजी होते हैं, खूब काम करवाते हैं सबसे, और जितनी भी उनकी बहू है, जितने भी बेटे हैं, वो सब जो है वो उनके पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि इनके जो है वो विरासत में बहुत सारा चीज है। तो उनके पास ऑप्शन है n नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिट नहीं दिया हुआ, कितने बार अपने वसीयत को चेंज कर सकते, अपने जीवन काल में जितनी बार मर्जी उतनी बार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन ऑपरेटिव, कहा गया कि डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव कब होगा, यानी कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया तो वो इफेक्ट में कब आएगा। तो यहां पे कहा गया रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल ऑपरेटिव
from the time from which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस समय आपने इसको रजिस्टर किया है उस समय से ये ऑपरेट होगा, ये उसी समय से ऑपरेट होगा जिस समय इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आना चाहिए था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। एक कोई भी जो है वो डील हुआ जो रजिस्ट्रेबल है, ये डील जो है वो आज के डेट में हुआ, इसको रजिस्टर करने के लिए हमारे पास कितना समय है? 4 मंथ है। अगर ये 4 मंथ है तो हम 4 मंथ में कभी भी आ सकते हैं। अब हम इसको अगर रजिस्टर करने के लिए आज से 3 महीने के बाद जाते हैं तो ये जो है वो इफेक्ट में जो है वो ऑपरेट जो है वो 3 महीने बाद नहीं होगा, बल्कि इस पे डेट जो होगा वो आज का ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जो प्रायोरिटी डेट अगर याद हो, जो लोग मॉड 2 में भी है, कि उसमें जो है जब हम जैसे पेटेंट के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही यहां पे कह रहे कि अगर कहीं भी कोई भी जो है वो एग्जीक्यूट करने का जो डेट था वही डेट हमारा क्या माना जाएगा? ऑपरेट होने का डेट। भले उसका रजिस्ट्रेशन हम कब करते हैं? समय के बाद। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, ये बात हम किसकी कर रहे हैं? कंपलसरी डॉक्यूमेंट की। तो जो डॉक्यूमेंट आपका कंपलसरली जो है वो क्या है? रजिस्ट्रेबल है। अगर उसका आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं तो कहा, तब तो आपको लॉ के कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने रजिस्टर तो किया, लेकिन रजिस्टर 3 महीने बाद किया। अब आपके नाम से ये कब से माना जाएगा? जिस दिन एग्जीक्यूट किया था या जिस दिन रजिस्टर किया? जिस दिन आपने इसको एग्जीक्यूट किया। क्यों? ध्यान से सुनिए, फिर इसलिए मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं। आज हमारे और आपके बीच में जो है वो एग्रीमेंट हुआ, दिस एग्रीमेंट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेबल, लेकिन समय 4 महीने का है हमारे पास। आज का डेट उसमें पड़ गया कि एग्जीक्यूट किया है, हम इसको 3 महीने बाद लेकर के जा रहे हैं। हमारा राइट जो क्रिएट होगा वो राइट हमारा जो है वो माना जाएगा कब से क्रिएटेड है? वो आज से ही जो है वो आपका राइट क्या रहेगा? उस पर क्रिएटेड माना जाएगा, ना कि कब से? 3 महीने बाद से। सारे लीगल डिफेंसेस जो आपको मिलेंगे वो आज के डेट से जो है वो माना जाएगा, प्रॉपर्टी के ओनर आप ही माने जाएंगे। लेकिन अगर जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं तब उसमें आपको लॉ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन समय पे अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उस केस में बेनिफिट उसी दिन से रहेगा जिस दिन से आपने उसको क्या किया है? जिस दिन से आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूशन के डेट से होगा, ना कि किस डेट से? बशर्ते रजिस्ट्रेशन आपने क्या किया है? समय पे करवा लिया है। जनरली प्रायोरिटी टू राइट अकॉर्डेड बाय डिफरेंट ट्रांसफर इज गवर्न बाय प्रिंसिपल एम्बॉडेड इन मैक्सिम, का मतलब एक लैटिन वर्ड है क्यू प्रायर टेम्पोरे पोटियर एस्ट जूरे। यानी कि ये कहता क्या है वो जरा समझिए। एक पर्सन एक प्रॉपर्टी के ओनर थे और उन्होंने अपना एक प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर किया, उनका एक मकान। और वही मकान जो है वो, मान लीजिए मेरे पास क्यों मकान होगा, मान लीजिए शाहीन बाग। इनके पास जो है वो एक जमीन। इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो इस मकान को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा ख्याल है, प्रॉपर्टी अपना है, बेचते हैं। इन्होंने यही प्रॉपर्टी जो है वो बेच दिया सिया को 1 करोड़ में। अब उसके बाद देखिए क्या किया, 6 महीने के बाद, अभी लोगों को पता नहीं चला क्योंकि सिया के साथ इनका डील हो गया, रजिस्टर भी हो गया, और सिया जो है वो यूएसए चले गए। बड़े लोग प्रॉपर्टी बस खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया और कहां चले गए? ना रेंट लगाया ना कुछ, एज इट इज वो था। सारी दुनिया यही समझ गई। और ऐसा तो नहीं होता कि जब रजिस्ट्रेशन होता है तो लोग बारात उरात लेकर के आते हैं तो मैंने ये जमीन खरीद ली। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिया वहां पे ढोल बजा रही होगी कि जिससे जो है वो सबको पता चला होगा। नहीं बांटा ना, बड़े लोग थे। ये जो है बस क्या किया, मोहल्ले में कोई पहचान के नहीं थे, बस इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेस्टमेंट जब किया तो वहां पे बस गए एक दिन, लोगों ने समझा कि इनके गेस्ट हैं, इनके दोस्त हैं, गए, चीजों को देखा, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस गए, रजिस्टर करवाया, निकल गए। स्नेहा इनके पास आई कि ये जमीन जो है वो बेचोगे? तो इन्होंने कहा हाँ बेचेंगे। कितने में? कहा कि अच्छा है, एक बार तो कमा लिया। और इनको पता है कि अभी ये आने वाले नहीं है 6 महीने साल भर, और लोगों को पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी इनका हो गया है। इन्होंने बोला हाँ बेचेंगे। इनसे 1 करोड़ ले ही लिया था, उनको कह रहे 1 करोड़ 20 लाख। कह रहे कि इतना तो नहीं है प्रॉपर्टी का कीमत। बोले चलो, साथ में पढ़ाई किया था, 1 करोड़ 10 लाख। अब 1 करोड़ 10 लाख में इनको भी बेच दिया। और समहाउ उन्होंने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन मैनेज कर लिया। लूप होल्स हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, यही तो कह रहा हूं कि अब उन्होंने क्या किया, इसी चीज को मैनेज कर लिया
कैसे मैनेज किया? इन्होंने इनका नाम दिखाया नहीं, चेन में दिखलाया नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी मिस हुआ, कल के डेट में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। ये भी अपना, अगर दोनों के नाम से रजिस्टर ही नहीं होगा तो कोई डिस्प्यूट होगा क्या? अब ये भी जो है लेकर के आए रजिस्ट्रेशन, ये भी लेके आए, क्योंकि दोनों पे रजिस्ट्रार के, सब रजिस्ट्रार के क्या लगे हुए हैं? साइन लगे हुए। अब बोला जाएगा कि रजिस्ट्रार के साथ जो किया जाएगा वो तो अलग बात है, और इनके साथ जो किया जाएगा साइन बाग के साथ वो भी अलग बात है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि इन दोनों लोगों का पैसा जो लग गया, इनमें से पहले किसको दे? तो बोला गया, यही लिए लैटिन मैगजीन कहता है, कोई प्रायर टेम्पोरल प्राइटर से इस जोड़ी जिसको पहले मिला है उसका क्या माना जाएगा? वैलिड। तो ऐसे केस में स्नेहा को नहीं मिलकर वो प्रॉपर्टी किनको मिलेगा? सिया को मिलेगा। और बाकी जो पैसे इन्होंने इनसे लिए गए हैं वो सूद समेत कौन लौटाएंगे? और सब रजिस्ट्रार के ऊपर जो ऑफिशियल इंक्वायरी होगी वो अलग, कि इन्होंने पैसे देकर के ऐसा करवाया या ह्यूमन एरर के जरिए हुआ। पैसे देकर के किया तो सब रजिस्ट्रार के ऊपर ज्यादा बड़ा इशू, ह्यूमन एरर है तो उनका प्रमोशन वगैरह 1-2 रुकेगा, इंक्रीमेंट वगैरह रुकेगा। तो यहां पे कह रहे, ए सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन डीड विल नॉट प्रिवेल ओवर व्हाट? ए प्रायर अनरजिस्टर्ड डीड और ए प्रायर ओरल ट्रांजेक्शन। याद रखिए, अगर ट्रांजेक्शन आपका अनरजिस्टर्ड भी है अभी तक, या क्या है, ओरल है, तो भी जो है वो एप्लीकेबल कौन सा रहेगा? प्रायर वाला ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओरल भी है और आपका क्या है, रिटेन भी है, तब उस केस में कौन सा प्रिवेल करेगा? रिटेन करेगा। एक कोई रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, तब रजिस्टर्ड वाला। दोनों रजिस्टर्ड है, कौन सा प्रिवेल करेगा? दोनों जो है अभी अनरजिस्टर्ड है, कौन सा प्रिवेल करेगा? प्रायर वाला। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो एग्जीक्यूशन का डेट उसमें देखा जाएगा, क्योंकि अभी दोनों से पैसे ले लिए, किसी का रजिस्टर नहीं किया है। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट है? कंपलसरी क्या था और आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया। कह रहे हैं कि इसमें आपको वो सारे के सारे राइट, जो राइट लॉ ने आपको दे रखा है, पहला ये आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। किस चीज में? confer any power to adopt, affect any immovable property comprised thereon, no document required under section or by provision of transfer property act to be registered। क्या नहीं होगा? कोई इफेक्ट में नहीं आएगा, उस पर कोई भी राइट आपका क्रिएट नहीं होगा। be received as evidence of any transaction। देखिए दो चीजें हैं, एक तो वो आपका एविडेंस एक्ट के में नहीं आएगा, दूसरा उस पर कोई ट्रांजेक्शन भी अगर किया गया है तो वो ट्रांजेक्शन भी एविडेंस एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। जैसे अगर आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरा नहीं, लेकिन देखिए मैंने अपने बैंक अकाउंट के जरिए ये ट्रांजैक्शन क्या किया था, वो बोलेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को भी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इस ट्रांजैक्शन को करके जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया है वो प्रॉपर्टी कंपल्सरली क्या था? रजिस्ट्रेबल था, और आपने चूंकि उसको रजिस्टर नहीं किया था, इसीलिए हम इस ट्रांजैक्शन को भी एविडेंस नहीं मानेंगे कि आपने इस प्रॉपर्टी के लिए क्या किया हुआ था? पे किया हुआ था। यानी कि लॉ के कोई भी बेनिफिट आपको उसमें नहीं मिलेगा जिसका रजिस्ट्रेशन क्या था? कंपलसरी था। अब सोच करके देखिए, यही वजह है कि बहुत जगहों पे देखिएगा प्रॉपर्टी डीलर वगैरह थोड़े पैसे ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ना कि बाकी देते रहना, क्योंकि उनको पता है कि जब तक प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होगा तब तक भले बैंक अकाउंट के जरिए दिया हो चाहे किसी अकाउंट के जरिए दिया हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ में ये एडमिसेबल नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि अनजान आदमी से भी जो है, अनजान आदमी को भी वो लोग टाइम दे देते हैं कि चलो 4 महीने का टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया, क्योंकि लॉ तो साफ कहता है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक हम उस चीज को क्या करेंगे? वैलिड नहीं मानेंगे। दूसरा, आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर कंसिडरेशन है और उसको भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, लेकिन आप रजिस्टर करने कहां जा रहे हैं? आपने तो बस कागज पे उनसे लिखवा लिया, उन्होंने लिख दिया एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड, लेकिन क्या ये वैलिड होगा? लॉ ने क्या बोला है कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो इसको क्या कर लीजिए, इसको, ये भी कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है, इसको रजिस्टर कर लीजिए। तो ना ही टोकन अमाउंट को रजिस्टर कर रहे हैं और ना ही जो है वो प्रॉपर्टी अभी तक रजिस्टर हुआ, तो इसमें कहीं आपको कोई भी लीगल डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। However, an unregistered document affecting immovable property, उसमें specific performance और any collateral transaction, ये जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। यानी इसका मतलब क्या है वो सुनिए। एक कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी को आपने रजिस्टर नहीं किया, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन क्या था, कंपलसरी था। आपको उस पर कोई भी जो है वो लीगल डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन उस पर दो राइट क्रिएटेड रहेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में उसको एविडेंस की तरह लिया जा सकता है, और यहां पे कोलेटरल ट्रांजैक्शन में उसको एविडेंस की तरह लिया जा सकता है। अब इसका एग्जांपल समझिए। एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी मान लीजिए कि सचिन ने खरीदा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक प्रॉपर्टी जो है वो अंकित ने खरीदा, और ये जो है वो श्याने निकले, इन्होंने उस प्रॉपर्टी को क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, और ये प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा विराट से और उसको रजिस्ट्रेशन करा लिया। जब ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो प्रॉपर्टी में जो है वो लिखा जाता है कि इसका जो है वो मैप क्या है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अगल बगल बाएं दाएं कौन सा चीज है। सचिन का जो प्रॉपर्टी था और अंकित का जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के अगल बगल है, किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी एक साइड में सचिन का प्रॉपर्टी है। उन्होंने जो है वो अपने मैप में, जब हम प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो अंकित ने लिखा था कि मेरे जो है वो इस साइड में जो है वो इस पर्सन का, सचिन का प्रॉपर्टी है। अब रजिस्ट्रेशन जो है किसके प्रॉपर्टी का नहीं हुआ है, सचिन के। अंकित ने अपने प्रॉपर्टी का क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। डिस्प्यूट हुआ, विराट ने बोला कि मैंने कोई प्रॉपर्टी इनको सेल नहीं किया, ये प्रॉपर्टी मेरा ही है। अब अगर ये डिस्प्यूट अगर होता है तो उस केस में जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि मेरे जो है वो ईस्ट या वेस्ट साइड में किसका प्रॉपर्टी है, सचिन का। सचिन ने चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अपने प्रॉपर्टी को जब क्लेम करने जाएंगे तो लॉ में इनको एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट, लेकिन अगर मामला जो है वो विराट और अंकित का है जो कि रजिस्ट्रेबल प्रॉपर्टी है, उस केस में अगर जरूरत पड़ी तो सचिन के प्रॉपर्टी को एविडेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा कि ये वही प्रॉपर्टी है जिसके ईस्ट साइड में किसका प्रॉपर्टी है, सचिन का। और सचिन जब खुद जाएंगे ये करने के लिए कि ये मेरा प्रॉपर्टी है तो बोलेंगे नहीं। लेकिन दूसरे के केस में जो है वो अगर कोलैटरल एविडेंस या ट्रांजैक्शन दिखलाना रहे तो उसको क्या माना जाएगा, इनका प्रॉपर्टी। या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देना है, क्योंकि विराट जो है वो कब्जा कर चुके हैं और कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उनका है, जबकि अंकित ने इसको क्या किया हुआ था, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। तो कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए विराट में, मेरा मकान क्या करवाइए, खाली करवाइए। अब ऐसे केस में अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मकान कहां पे है, तो उस केस में अगर सचिन का प्रॉपर्टी को एविडेंस के रूप में लेना रहा तो उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देने के लिए बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो सचिन नाम के पर्सन का है, जो इनके ईस्ट में है, यही वाला प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को क्या कराओ, खाली कराओ। अब देखिए कैसा विडंबना हुआ। जो पर्सन जा रहा है और कह रहा है ये मेरा प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, जिससे लिया था आपने तो कोई, तो बोले मैंने पैसे दिए थे, साफ बोला, भूल गए। अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो ट्रांजैक्शन जो आपने किया है वो ट्रांजैक्शन को भी हम एविडेंस के रूप में नहीं कंसीडर करेंगे। कहा अच्छा मेरे ही चीज को मेरे ही लिए एविडेंस के रूप में मत एक्सेप्ट करो, लेकिन दूसरे का प्रॉपर्टी खाली कराना है तो उस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो जो सचिन का प्रॉपर्टी है ना, उसके ईस्ट साइड में जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कराना है, खाली कराना है। जब वो सचिन का प्रॉपर्टी ही आप नहीं मान रहे हो तो उसको ऐसे क्यों बोल रहे हो कि उनके ईस्ट में जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कराना है। ये बात समझ रहे हैं। तो कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें जो है हम आपका राइट जो है वो क्रिएट। अब पता है इसमें क्यों बोला गया, कहा गया कि अंकित ने तो रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो कोर्ट कहती है अंकित के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें दूसरी चीज का मदद लेना पड़े जिसमें हम आपका राइट नहीं क्रिएट होने दे रहे, तो हम जो है वो अंकित को बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोर्ट ये कह रही है आपका तो कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि आपने उस चीज को रजिस्टर नहीं किया है, और रजिस्टर नहीं किया तो लॉ का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अंकित ने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, स्टाम्प ड्यूटी दिया हुआ है, तो उनके राइट को तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। और उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी भी लेना पड़ा क्योंकि हम ऑर्डर देने वाले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, या उसको हमें विटनेस पे लेना पड़ा, कोई ऐसा भी प्रॉपर्टी एविडेंस में लेना पड़ा जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। दो बातें, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में और एक किसी दूसरे केस में अगर कोलैटरल जो है वो ट्रांजैक्शन के रूप में देखना रहे, कोलैटरल एविडेंस के रूप में देखना रहे, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने उन लोगों को बता दिया, जो लोग नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर तब दिया जाता है जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी जो है वो कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देती है। मतलब विराट जो है वो करोड़ों रुपया दे दे तो भी जो है वो अंकित कह रहे हैं कि उससे मेरा जो है वो चीज फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि ये वो मकान है जिसमें मेरे पापा जो है वो रहे हैं और उनको ये पसंद आया था, तो इसीलिए यही मकान मुझे चाहिए। तो इसमें कौन सा वो ऑर्डर देंगे कि इस मकान को खाली कराया जाए, ना कि विराट से पैसे लेकर के किनको वापस कर दिया जाए, अंकित को वापस कर दिया जाए। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का ये केस जरा पढ़ के देखिए, थोड़ा काम आप भी कीजिए, देखिए कुछ समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है ये केस। बड़े देर से सिर्फ कथा सुन रहे हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बने हुए, बस क्या नहीं है, उस पर प्रॉपर स्टाम्प वैल्यू लाकर के आपने जमा नहीं किया, कागज बने हुए हैं, तभी तो हमने बोला कि हम उसको कंसीडर करेंगे। बड़ा डॉट करते हैं आप अंकित पे। पहला चीज क्या रहा है, इट हैज बीन हेल्ड दैट इट इज सेटल लीगल प्रिंसिपल दैट अगर कोई चीज अनस्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, इज नॉट एट ऑल एडमिसेबल इन एविडेंस इवन फॉर व्हाट, किस पर्पस के लिए, इट हैज बीन हेल्ड दैट इट इज सेटल लीगल प्रिंसिपल अगर अनस्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, इज नॉट एट ऑल एडमिसेबल इन एविडेंस इवन फॉर व्हाट, अगर उस पर प्रॉपर स्टाम्प वैल्यू नहीं लगा, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी को पैसा रजिस्ट्रेशन से नहीं मिलता है, उनको जो पैसा मिलता है वो किससे मिलता है, स्टैंप से। और स्टैंप इसीलिए जरूरी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिना स्टैंप के, हमने स्टैंप लगाया लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है मिस हुआ हमसे, लेकिन हमने ऑथोरिटी तक पेमेंट दिया या नहीं दिया। बट एन अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली व्हाट, अनस्टैम्प्ड, इफ ड्यूली स्टैम्प्ड सब्सिक्वेंटली, पहले जो है वो आपका क्या था, पहले जो है वो अनस्टैम्प्ड था, लेकिन बाद में हमने क्या कर लिया, कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस इवन दो इट कंटिन्यू टू बी अनरजिस्टर्ड, यानी कि हमने जो है उस पर स्टाम्प लगा लिया और हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो कह रहे हैं कि कोलैटरल पर्पस के लिए वो क्या होगा, यूज होगा। लेकिन अगर उस पर स्टाम्प भी नहीं लगा हुआ है तो वो किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। सेटलमेंट डीड इन क्वेश्चन वॉज नॉट ओनली अनरजिस्टर्ड बट ऑल्सो इनसफिशियंटली स्टाम्प्ड। The part on the objection raised by plaintiff court has already passed an order directing impounding of the document। impounding का मतलब होता है कोई चीज को हटा लिया जाना, कोई चीज पे कब्जा जो है वो कर लेना और उस चीज पे राइट हटा देना, which was never complied with the defendant। In such circumstances, document in question which still remain insufficiently stamped could not be admitted in evidence even for collateral purpose। Application filed by defendant seeking to admit said document for collateral is liable to be dismissed। अगर कोई डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन स्टैम्प्ड है, it can be taken as evidence for which purpose, collateral purpose। Earlier it was not stamped but subsequently it was stamped। तो जब वो स्टैम्प्ड हो गया तो कोलैटरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं, नीदर रजिस्टर्ड नॉर स्टैम्प्ड, ना आपके लिए ना कोलैटरल के लिए। अगर कोई चीज जो है वो अनस्टैम्प्ड है, स्टैम्प्ड है बट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो कोलैटरल के लिए होगा, लेकिन उस पे आपको जो है वो लीगल राइट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर कोई चीज अनरजिस्टर्ड है तो लीगल राइट आपका क्रिएट नहीं होगा, अगर वो स्टैम्प्ड है तो कोलैटरल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल होगा। अगर वो पहले अनस्टैम्प्ड था बाद में जो स्टैम्प्ड हो गया तो भी कोलैटरल पर्पस के लिए, जिस समय कोलैटरल पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है उस समय वो क्या हो जाना चाहिए, उस पे स्टैम्प ड्यूटी लग जाना चाहिए। क्लियर है? ये आपको बस एमसीक्यू के पर्पस से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस के पर्पस से, और ये आप बस ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बुक का क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कि इन ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस कौन सा जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, ए।
बुक 1 रजिस्टर्ड ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। बुक 2 जो है वो रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर रिफ्यूजल टू, आगे बताऊंगा कि रजिस्ट्रार जो है वो किसी भी कारण से रिफ्यूज कर दिया कि आपका ये डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर नहीं कर सकते, तो ये अपनी बात को जो लिखेंगे तो रीजन बताएंगे और उस रीजन को किस बुक में मेंशन करेंगे, बुक। ऐसे जितने भी केसेस हैं, जिस भी केसेस में चीज रजिस्ट्रेशन के लिए आया है और आपने उसको क्या किया है, आपने उसको जो है वो वापस कर दिया है, तो वो सारे चीज का ब्यौरा किस बुक में देंगे आप, जो है वो बुक 2 में। बुक 3 रजिस्टर ऑफ विल एंड अथॉरिटीज टू एडॉप्ट, यानी विल का जो है वो रजिस्ट्रेशन जब होगा तो किस बुक में लिखेंगे, बुक 3 में। और याद रखिए ये आपको सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बना दे एमसीक्यू का। बुक 4 में मिसलेनियस रजिस्टर इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, कौन सा बुक, बी, यानी कि ए और बी आपके जो है वो किस में रहेंगे, इन ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, और ये जो है वो आपके जो है वो कहां पे, रजिस्ट्रार। ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस का मतलब हो गया सब रजिस्ट्रार भी हो गया और कौन हो गया, रजिस्ट्रार भी, और ये जो है वो बी सिर्फ और सिर्फ कहां पे, रजिस्ट्रार। बुक 5 रजिस्टर ऑफ डिपोजिट्स ऑफ विल, तो विल का आप जो है डिपोजिट जब कर रहे हैं तो वो किस बुक में लिखेंगे, बुक 5 में। और रजिस्टर ऑफ विल एंड ऑथोरिटीज टू एडॉप्ट, कि कौन सा ऑथोरिटी जो है वो इस विल को एडॉप्ट करेगा, एडॉप्ट करने का मतलब है जो एग्जीक्यूट करके उस विल पे आपका राइट दिलाएगा, ऐसा जो है वो कहां पे रहेगा, बुक 3 में। और बुक 5 में सिर्फ उसको क्या करेंगे, रजिस्टर ऑफ डिपोजिट ऑफ, यानी कौन कौन सा विल आपने जो है वो अपने उस फायर प्रूफ वाले किस में रख लिया है, बॉक्स में रख लिया है, उसका डिटेल कहां रहेगा, बुक 5 में। और बुक जो है वो 3 में आपका रहेगा कि जिस जिस विल को आपने जो है वो क्या किया है, रजिस्टर किया है, और उस विल को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है, उसका डिस्क्रिप्शन जो लिखा है वो किस में रहेगा। तो बुक 3 और बुक 5 में अंतर क्या, दोनों विल के लिए है। बुक 5 सिर्फ कहता है कि हमने रजिस्टर कर लिया और हमारे इस बक्से में जो फायर प्रूफ बक्सा है उसमें इन लोगों का विल इस वाले बक्से में है, इन लोगों का इस वाले बक्से में है। और बुक 3 आपका कहता है कि जिन जिन लोगों का विल हमने रजिस्टर किया है वो ये सारे लोग हैं और इनका वाला जो है वो इस जुरिडिक्शन में आता है और वो इस विल को क्या कराएंगे, उनको जो है वो इन्फोर्स कराएंगे। किसी न किसी को तो इन्फोर्स करा के भी वो देना पड़ेगा जिनके नाम से विल क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, कह रहे हैं कि यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपने उसको कहां लिखा, बुक 1 में, जो उधर है उसी की चीज को यहां पे बुक 4 में, जो भी आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हैं उसमें डे, टाइम, प्लेस, सिग्नेचर, ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, इंडोर्स करेंगे। और सबसे ऊपर में जो भी चीज आपका रहता है जब आप उसको रजिस्टर करते हैं तो उस पर इनग्रेव करेंगे कि ये जो है वो किसके नाम से क्या हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। और आप देखेंगे कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखता रहेगा उसमें एक स्टाम्प होगा, जिस स्टाम्प को जब पेपर, जैसे कंपनी का सील देखा है आपने, कंपनी का कॉमन सील नहीं, अच्छा कभी दिखाऊंगा। कंपनी का कॉमन सील जो होता है उसको जब आप किसी पेपर पे लगाएंगे और आप उसको छुएंगे तो वो जो है वो इनग्रेव्ड सा होकर के आता है, आप उसको क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि है। ऐसे ये कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा उस पे क्या कर देंगे, हम इंडोर्स कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई चीज मिट जाता है समय के साथ, लेकिन जो वो इनग्रेव्ड किया हुआ चीज होता है वो मिटता नहीं है। देखते मेटल वगैरह पे भी जो है अगर कोई चीज उभर करके रख दिया गया है तो भले उसका पेंटिंग हट जाएगा लेकिन फिर उस पर कोई भी कलर आप ऐसे कर दीजिए आपको साफ दिख जाएगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो कहा कि रजिस्टर करेंगे, उसमें डेट, टाइम, प्लेस सारा चीज हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये ड्यूटी है किसकी, और रजिस्टर कौन कर रहा है, सब रजिस्ट्रार जो है वो इसको कर रहा है। पर्टिकुलर टू बी इंडोर्स ऑन डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या जो है हम इंडोर्स करेंगे, ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन अदर देन कॉपी ऑफ व्हाट, और डेक्री किस केस में आएगा, कितने रुपए वाला चीज रहेगा, 100 रुपीज। और कौन सा प्रॉपर्टी कह रहे, उसके अलावा जो भी चीज इसमें रहेगा, और कॉपी सेंट टू ऑर्डर, सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जब भी आप किसी चीज को जो है वो क्या करते हैं लेकर के जाते, तो उसमें जिन जिन पर्सन, दो लोगों
पार्टी है उनका रहेगा सिग्नेचर। साथ ही साथ बहुत सारे केसेस में विटनेसेस भी होते हैं। खास तौर पे जितने भी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है उन सारे रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट के केस में क्या रहेगा आपका, कोई ना कोई विटनेस। तो जो पर्सन है उनका प्लस जो आपके क्या है विटनेसेस हैं उनका क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ व्हाट, एवरी पर्सन। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी का लोकेशन है जिसको आप मैप के साथ टैग कर रहे हैं तो उसका भी क्या रहेगा, यहां पे डिटेल रहेगा। एनी पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रजिस्टरिंग ऑफिसर। वो साफ तौर पे पूछते हैं कि आपको पैसे कैश में मिले, आपको पैसे अकाउंट में मिले, या आपका जो है वो काइंड में सेटलमेंट हो रहा है। काइंड में सेटलमेंट का मतलब है कि एक जमीन के बदले में दूसरा जमीन, या एक जमीन के बदले में कोई भी जो है वो कार, या एक जमीन के बदले में कंपनी के शेयर्स। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, खास करके कंपनी के प्रमोटर, पढ़े भी होंगे आप कंपनी लॉ में या आगे पढ़िएगा, कि जब जो है वो कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर अपना कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के नाम से ट्रांसफर करते हैं तो उनके बदले में, उसके बदले में कंपनी जो है वो उनको शेयर्स देती है। और इस शेयर्स का कॉस्ट अगर उन्होंने मार्केट से कम लिया है तो आने वाले समय देखिएगा मैं इस चीज को सिक्योरिटीज लॉ से कैसे कनेक्ट करूंगा, है ये आपके कंपनी लॉ का। और वहां पे आएगा कि प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में उन शेयर्स को शामिल नहीं किया जाता है जिन शेयर्स के लिए आपने पैसे ना दे करके जो है आपने जो है वो कोई ना कोई जो है वो काइंड में चीज दिया है, और उसकी कीमत जिस डेट पे जो है वो कंपनी शेयर इशू करी उसके कीमत से कम लिया है। आप कंपनी लॉ में भी इसको पढ़े होंगे, मैं भी इसको जो है वहां पे कोरिलेट करूंगा और दोनों जगह पे उसको लेकर के चलेंगे। और ये आएगा तब जब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इशू में प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का एक्सेप्शंस। प्रमोटर को 20% का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है आईपीओ के केस में। अभी इन जनरल बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें जो है वो उनके इन शेयर्स को शामिल नहीं करते हैं जो उनको बिना पैसे दिए हुए, बल्कि किस चीज के बदले में मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन इनवैलिड है, ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है। बस सेबी इसको बोलती है कि मैं उन शेयर्स को जो है इनका शेयर्स कंसीडर इस केस के लिए नहीं करूंगा। उसको आप बेच सकते हैं, उस पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहां पे वो आपसे साफ तौर पे पूछेंगे कि आपको इसके बदले में पैसे मिले हैं या आपने जो है ये ट्रांजेक्शन क्या किया है, इन काइंड किया है। इफ एनी पर्सन admitting the execution of a document refuses to endorse the same, the registering officer shall nevertheless register it, but shall at the time of endorse a note such refusal। आपके कोई विटनेस थे, आप ही ने लाया था, लेकिन विटनेस ने जो है वो बोला मैं साइन नहीं करूंगा। पॉसिबल, आप किसी दूसरे पर्सन को विटनेस बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा उनके सामने हुआ है तो इस चीज को वो इंडोर्स जरूर करेंगे, लिखेंगे जरूर कि फर्स्ट विटनेस रिफ्यूजेस टू पुट द सिग्नेचर या इंडोर्स इट। इस चीज को वो जरूर क्या करेंगे, कमेंट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, फेल। आपके साइन है, पार्टी के साइन है। या एक और बात बताइए, यहां पे कह रहे हैं कि रिफ्यूजेस द सेम, इसका और एक कौन सा क्लासिक केस हो सकता है? ये हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोग फर्स्ट टॉपिक को कर रहे थे। चलिए बोलूंगा तो फिर आंसर निकल है। यहां पे जो लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है एक बार खुद से पढ़िए और जरा रिकॉल कीजिए कि हमने एक खास तरह का प्रोविजन पढ़ा था और उस प्रोविजन में कभी कुछ ऐसा चीज था कि वो चाहे तो इस चीज से रिफ्यूज कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा बोलूंगा तब तो आंसर ही हो जाएगा। तभी पता चलेगा कि प्रवचन सुनते हैं या समझते भी हैं। हाँ, और सोचिए, और सोचिए, सिर्फ अपना सोचिए। उसमें लिखा हुआ था इवन डैश शैल नॉट डैश डैश डैश। हाँ हाँ,
ये हमने पढ़ा था गिफ्ट के केस में। अब याद कीजिए कि नीदर द डोनर नॉर द डेथ या एक्सप्रेस रिवोकेशन, आप जो है वो गिफ्ट डीड था, गिफ्ट डीड को आप रजिस्टर करने गए, राइट, आप रजिस्टर करने गए, जिसने आपको गिफ्ट किया था वो मुकर गया, पॉसिबल, पढ़ा था ना, कुछ याद आ रहा है या वहां पहुंचाऊं, याद आ गया? तो गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है या है? इमूव प्रॉपर्टी। अब जो है वो बंदा गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन रजिस्टर करने की बारी आई तो वो जो है वो कह रहा है कि या तो मैं रिवोक कर लूंगा या रजिस्टर नहीं करूंगा। तब सामने वाले की डेथ हो जाए, डेथ हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसी समय इन मौके पे कहता मुझे अब ये गिफ्ट नहीं करना है, कच्ची मुची वापस, कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। और इसी के लिए दिया हुआ है कि एनी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को एडमिट किया था या नहीं? अरे भाई गिफ्ट दिया था, यही तो था एग्जीक्यूशन। रिफ्यूजेस टू इंडोर्स, कहा कि उस केस में ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल, एकदम वो रजिस्टर्ड होगा, बस उसमें मेंशन कर देंगे कि द डोनर रिफ्यूजेस टू इंडोर्स द गिफ्ट डीड, पॉसिबल। लेकिन वो वैलिड हुआ या नहीं हुआ? आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपके सारे राइट इसमें सुरक्षित हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उस पर वो क्या लिख करके देंगे? रजिस्टर्ड। घर में अगर कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई जमीन खरीदा गया हो, कुछ रजिस्टर्ड हुआ तो देखिएगा, बोलेगा नहीं दिखाएंगे घर वाले, मेरे पास तो है ही नहीं। आप अपना वाला देखिएगा, ऊपर में उसमें क्या वर्ड लिखा रहेगा? एक स्टाम्प लगा हुआ रहता है, और वो स्टाम्प ऊपर में क्या लगा रहता है? रजिस्टर्ड। इसका मतलब है, हाँ, सबसे ऊपर वाले पे रहेगा लगा हुआ, बाकी तो अलग जगह है। जहां पे जिस पेज पे आपका स्टाम्प लगा हुआ रहता है उस पेज पे, हाँ, बड़ा सा क्या लिखा रहेगा? रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि हमने पूरे तरह से क्या कर लिया? वेरिफिकेशन कर लिया, और हमने इस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया? रजिस्टर्ड कर दिया। चलिए बताइए फर्स्ट लाइन क्या है? रीड करने बोला था। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अब सारे पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका कैसा है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। The registrar shall forward a memorandum of such document to sub-registrar subordinate to him to whose sub-district any part of property is situated. मैंने आपको कहा था कि रजिस्ट्रार कभी भी डॉक्यूमेंट्स को क्या नहीं करता है? रजिस्टर, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड सब रजिस्ट्रार के पास आता है। जो भी उनके जुरिडिक्शन में आएंगे, एक रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में बड़े सारे क्या आ सकते हैं? सब रजिस्ट्रार, तो वो उनको ट्रांसफर करेंगे। Registrar shall also forward a copy of such document together with a copy of map और plan. जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप देते हैं तो उसका क्या रहेगा? जो भी मैप की इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है वो चीज आपने लगाया और लगा करके इसको भेज दिया। सच रजिस्ट्रार ऑन रिसीविंग एनी सच कॉपी, किस बुक में मेंशन कर देते हैं? बुक नंबर 1 में। एवरी सब रजिस्ट्रार रिसीविंग एनी मेमोरेंडम शैल फाइल दिस इन बुक नंबर 1। ये बेसिकली आपका जो है वो प्रोसीजर का ही पार्ट है, जबकि ये किससे रिलेटेड रहे? लैंड से रिलेटेड रहे। तो जो भी सब रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन होगा उसमें वो मेमोरेंडम भेजेंगे, साथ में जो है वो उसका मैप लगाएंगे। मैप का मतलब सिचुएशन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीन होते हैं जिस जमीन को अभी आप जो है वो शहर में जो घर है उसमें आपने नंबर लिख दिया, लेकिन रूरल एरिया में और बाकी जगहों पे बीच खेत में आप पहुंचेंगे, सबके खेत ही खेत हैं। कैसे पहचानेंगे कि आपका वाला कौन है? नजदीक जाके आवाज देंगे मेरा खेत, तो उधर से जो है वो आवाज लौट करके नहीं आना है कि हाँ मैं तेरा खेत। नहीं पहचान पाइएगा अपने प्रॉपर्टी को, क्योंकि वहां बस
वो मेर सा बस दिया होता है, मिट्टी के ही क्या दिए रहते हैं, मिट्टी की ही लकीरें होती है मोटी मोटी। तो ऐसे केस में कंप्लीट वो क्या बताते हैं, प्लान जो होता है, कंप्लीट मैप जो है वो बनाते हैं। प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो रजिस्टर करने के बाद उसको प्रॉपरली क्या कर देते हैं, बुक में मेंशन कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने रिक्वेस्ट किया और आप सब रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, सब रजिस्ट्रार जो है वो अगर रिफ्यूज करते हैं तो ऐसे केस में उन्हें कारण बताना पड़ता है, और यही जो वो कारण बताएंगे वो कहां पे चला जाएगा, बुक 2 में जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन में वो आपको कारण बिना बताए रिफ्यूज कर सकते हैं, और वो एक ही सिचुएशन है, और वो है कि कोई भी जमीन जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। मतलब आप सब रजिस्ट्रार के पास गए और आप पहुंच गए कश्मीरी गेट वाले सब रजिस्ट्रार के पास, किसके पास पहुंच गए, जबकि रियल में वो आ रहा था आपका जो मान लीजिए सिविल लाइन वाले केस में। तो ऐसे केस में जो सब रजिस्ट्रार हैं आपके कश्मीरी गेट वाले, वो बिना किसी जो है वो उसमें मेंशन किए हुए डायरेक्टली उस चीज को क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम इसको जो है वो रजिस्टर नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन रहा तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो मेंशन करेंगे कि अगर वैल्यू कम है, स्टाम्प का वैल्यू कम है, रिफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपको क्या करेंगे, रीजन बता करके वापस करेंगे कि इसमें स्टाम्प जो है वो इतने % का होना चाहिए, और स्टाम्प आपका क्या है, इतने ही % का है, तो ये अंडर स्टाम्प है, इसको आप क्या करें, प्रॉपर करें। नो रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अ डॉक्यूमेंट सो इंडोर्स। अगर उस पे कहीं पे भी उन्होंने इंडोर्स कर दिया है कि इस कारण से हम रिफ्यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फटाक से जो है वो कोई दूसरा जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए और उसको क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहां पे दिया हुआ है कि आप इस सब, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज आपको जो है वो किस टाइम में पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम में पूछते वक्त कहीं भी इंस्टीट्यूट ये दया नहीं दिखलाएगा कि आप सुबह से क्लास कर रहे थे और ये आपके छुट्टी के ठीक 5 मिनट पहले ये टॉपिक पढ़ाया गया था, शायद इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा हल्का रह गया है। वो उतने ही बेदर्दी से इस पे भी केस लॉ बनाएंगे जितने से वो जब आप 1 बजे जो चीज को पढ़ रहे थे उस पे जैसा कर रहे थे। तो इसीलिए जिस पॉइंट तक कोई भी टॉपिक चल रहा हो उस पॉइंट तक उसी तरीके से सुनते रहे, क्योंकि टीचर जब सुबह से इस समय तक आपको उसी तरीके से बता सकता है तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और बाकी सीएस आपने चुना है, दोनों ग्रुप आपने चुना है, पढ़ना आपको ही है, क्योंकि इसके अलावा किसी और तरीके से कोर्स खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, वरना पता चला कि मेरा वाला ही हाल, खाया भी और दुबले भी रह गए। मैं खाना खाता था, भिंडी परवल पसंद नहीं, परवल खाने की चीज है, भिंडी खाने की चीज है, 2 मुक्के पड़ते थे पापा से, फट से खा लेता था, मम्मा के सामने नखरा। मेरा भाई मजे में आता था और खाता था, तो वो हट्टा कट्टा 6 फीट 2 इंच 90 केजी वजन, और उस समय भी मुझसे ज्यादा था। और पता चला कि मैं उस समय, अच्छा चले गए, मतलब किसी को भी जो है मैं क्या कर देता, कॉम्प्लेक्स दे देता ऐसा। तो इसीलिए जब पढ़ना ही है तो हम क्या करें, थोड़ा मन से पढ़ लें या अनमने ढंग से, क्योंकि आपको पता है जब आप मन से पढ़ते हैं तो कयामत ढाते हैं, ढाते हैं ना। जब रिकॉल करने बोलता हूं, पता चला कि थोड़े अनमने ढंग से पढ़ेंगे तो फिर तो कयामत कयामत कयामत। तो इसीलिए कयामत ढाइए, कयामत 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 मत ढाइए। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब देखिए कौन कौन सा चीज आपके दिमाग से मिस हुआ वो आप सोचिए। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, कंपलसरी रजिस्ट्रेबल भी हो सकता है और ऑप्शनल भी। इतने चीज को आपको ध्यान रखना है। दोनों में से किसी को भी अगर रिफ्यूज करेगा तो कारण बताएगा, एक केस में सिर्फ कारण नहीं बताएंगे। एमसीक्यू बन सकता है जब उनके जुरिडिक्शन में वो, इसके अलावा कोई भी और चीज रहेगा तो वो रीजन बताएंगे और उस पर इंडोर्स कर देंगे। उस कागज को लेकर के आप कहीं भी किसी और सब रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकते। मुझे एक बात बताइए, ये वर्ड मैंने बोला क्यों कि किसी और सब रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकते? भाई जिसका जुरिडिक्शन है उसी के पास तो जाएंगे। तो जुरिडिक्शन नहीं होने के कारण उसने रिफ्यूज नहीं किया है, उसने कोई और चीज लिख करके रिफ्यूज किया, तो उस केस में हम कहीं और जा सकते हैं। इसका मतलब गलत लिखा है। तो ये बात आपने सोचा क्यों नहीं?
नहीं। और सोचिए कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिस सिचुएशन में उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज को जो है वो क्या करके कहीं और पहुंच जाए। एक तो ठीक बोले कि अगर स्टाम्प ड्यूटी कम है तो लिख देंगे कि इस पे इतना का स्टाम्प ड्यूटी क्या होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इस केस में कहीं दूसरे के पास कैसे जाएगा? अगर उसी का जुरिडिक्शन है तो आएगा तो उसी के पास ना। तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि कहीं और न चला जाए, कोई और रजिस्टर नहीं करेगा, यही लिखा हुआ है। पढ़िए जरा, endorse the registration on documents application. No registering officer shall accept for registration a document so endorsed until and unless the document is directed to be. निकल गए थे ना हल्के में, मैं भी हल्के में, आपसे ज्यादा आसान होता ना मेरे लिए। छुट्टी होती तो मैं भी तो घर जाता। यहां पे कैसे आप वापस पहुंचते? क्या मतलब है? और घबराइए नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट में पता चला कि इंटरव्यू में यही पूछा तो आएगा ना मजा। लिख देंगे कि ये बिल्कुल लास्ट में हो रहा था जब 5 मिनट क्लास का बचा था, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं है। बताया है आपको, बताया है, हिंट दूं? हाँ, कोई ऐसा भी तो प्रॉपर्टी हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा सब रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन आपका बनता है। याद कीजिए, जिसमें हमने कहा था कि अगर ये प्रॉपर्टी आपका इमूवेबल है तो जो पार्टी कंसर्न है वो जहां चाहे अपनी सुविधा से क्या कर सकता है। तो हो सकता है जैसे एक ने मना किया, सोचेगा इसने मना किया, चलो दूसरे के पास क्या कर लेते हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होकर के क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, तो उस केस में तो आपको मरना ही वहीं पे है। अगर वो रिफ्यूज कर देगा तो देखेंगे आगे कहां जाएंगे, लेकिन दूसरे के पास तो जा ही नहीं सकते, उससे ऊपर के अथॉरिटी के पास जाएंगे। ये बेसिकली था कंसर्न। क्लियर है ये चीज? हो सकता है इमूवेबल की जगह क्या था, मूवेबल। उस केस में दो जिसके पास आपको मर्जी है, जहां आप रहते हैं 2 पार्टी रहता है, किसी भी जगह चले जाइए। एक ने मना किया तो फिर क्या किया, दूसरे के पास तो बोला कि नहीं देख लो उस पर क्या लिखा हुआ है, इस कारण से रिजेक्ट किया गया है। जब तक वो चीज पूरा नहीं हो तब तक आप इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट। तो रिफ्यूज नहीं करने का मतलब क्या है, उसको रजिस्टर कर देंगे? नहीं, उसको बोलेंगे कि इसको प्रॉपरली क्या करो, और उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, रजिस्टर करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी कारण से सब रजिस्ट्रार ने जो चीज बताया वो वैलिड नहीं है, आपको उनसे गिला शिकवा है, तो आप इस बात के लिए कहां फरियाद लगा सकते हैं? अपील हमेशा हायर अथॉरिटी के पास जाता है। सब रजिस्ट्रार का हायर अथॉरिटी कौन हो गया? तो आप इसको दे सकते हैं किसके पास? कितने दिनों के भीतर? मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? हाँ जी, जब से आपके पास क्या आया। अच्छा मुझे क्या बताइए, ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए होगा जो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है? हाँ जी, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे वो कंपलसरी हो या क्या हो, अगर ऑप्शनल है और हम रजिस्टर्ड करने के लिए गए हैं तो आप बताइए ना किस कारण से आप इसको क्या कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। और उसकी फरियाद आप लगाते हैं किनके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास कोई राइट ही नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का, लेकिन वो चीजों को देखेंगे और अगर उन्हें लगता है कि सब रजिस्ट्रार ने क्या किया है, अगर सब रजिस्ट्रार ने जो है वो गलत किया है, गड़बड़ किया है, तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे, खुद रजिस्टर नहीं करेंगे, बल्कि इस बार सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर देंगे कि भाई तू इसे क्या कर। आप कहेंगे सर उसी ने तो डिनाई किया था, तो उस बार अपनी मर्जी से डिनाई किया था ना। अब क्या हो रहा है, अब हायर अथॉरिटी बोल रहा है कि अपना किडनी मत लगा, मैंने चेक कर लिया है, बस इसको क्या कर ले, इसको रजिस्टर कर ले। अगर ऐसा बोला तो आपको ये कितने दिन के भीतर ले आना है? ये नहीं कि उन्होंने ऑर्डर सुना दिया, ऑर्डर को लेकर के खुश हैं कि चलो ऑर्डर तो आ गया है, कितने दिन के भीतर। और अगर आप ये ऑर्डर लेकर के आएंगे तो रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, इसे सब रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, बिना किसी इफ बट के उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। कह रहे हैं रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार, ऐसे केस में कहां जाएंगे? सब रजिस्ट्रार से दुखी थे, कहां गए? रजिस्ट्रार भी वहां ठीक किया उसने, ये रजिस्टर करने लायक। अब वहां से कितने दिन के भीतर, कब से 30 दिन, जब से रजिस्ट्रार ने बोला या सब रजिस्ट्रार ने?
जब से इस बार रजिस्ट्रार ने बोला कि ठीक किया सब रजिस्ट्रार ने, वहां से कितने दिन के भीतर आप इस चीज को लेकर के सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो अथॉरिटी बने थे उससे आप क्या हो गए, बाहर हो गए, और इन लोगों के केस में अब टाइम का कोई लिमिट नहीं चलेगा, जैसे कोर्ट में चलता है वैसे ही चलेगा। और इससे पहले तक आपका सबके साथ क्या चलता रहेगा, टाइम का लिमिट चलता रहेगा। कह रहे हैं कि यहां पे सिर्फ वही चीज है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट के साथ जो है वो कहीं कोई भी जो है अगर आप डील कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट दे रही है, कोई जमीन दे रही है या आप उनको दे रहे हैं, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। ये वही एस्पेक्ट है जो हमने जो है वो कहां किया था, एग्जम्पशन के केस में, उसी की एक स्लाइड का एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब ये हमारा सारा कुछ किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में। अब देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट को जब हमने स्टार्ट किया था तभी कहा था कि जब हम डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हैं तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो है स्टाम्प जो है वो लगना चाहिए। तो अब इसी का जो है वो अगला एक्सटेंशन कौन सा एक्ट है, तो अब स्टाम्प एक्ट क्या कहता है, किन डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प कितने का लगेगा, ये सब हम लोग देखेंगे अभी के नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।